बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर हिंदी भाषा का आज हम विषय देखेंगे। टॉपिक है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण जैसा नाम से ही आशय स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी चीज़ों को संक्षिप्त या छोटे रूप में लिखना। परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं, गद्यांश के मूल तत्व को सुरक्षित रखते हुए उसे 1/3 शब्दों तक संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को संक्षिप्तीकरण कहते हैं। अब यहाँ एक ध्यान रखना है कि 1/3 शब्द क्या है। जो भी आपके पास गद्यांश दिया गया है वह एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लगभग 3 या 4 पैराग्राफ तक। अब हमें एक अनुमान लगाना है कि उसमें कितने शब्द हो सकते हैं। एक लाइन में मुख्यतः 10 से लगभग 10 शब्द हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि 3 पैराग्राफ है, उसकी साइज़ को देखते हुए हमें समझना चाहिए कि लगभग 250 शब्द होंगे। 250 से 300 शब्द के बीच में अगर हमारा कोई 2-3 पैराग्राफ है तो उसे संक्षिप्त करते हुए हमें उसे 100 शब्दों में लिखना है। इसे हम एक शब्द की सीमा समझ सकते हैं कि हमारा संक्षिप्तीकरण इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनावश्यक विस्तार होगा और संक्षिप्त करने का जो मूल उद्देश्य है वह नहीं रह पाएगा। संक्षिप्तीकरण करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन संक्षिप्तीकरण किस प्रकार होना चाहिए और उसकी विशेषताएं क्या है वह हम देखेंगे। संक्षिप्तीकरण पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण कहने का आशय है, यह नहीं लगना चाहिए कि आप अगर किसी भी चीज़ को छोटे रूप में लिख रहे हैं या संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं तो वह पूर्ण नहीं है, या उसका कोई एक महत्वपूर्ण भाग है जो छूट गया है। महत्वपूर्ण भाग नहीं छूटना चाहिए, इसे ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का कहने का आशय है मूल पाठ का कायाकल्प करना पड़ता है, अर्थात उसके रूप में परिवर्तन करना पड़ता है, भाव में नहीं। कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए कि जो अधिक शब्दों में लिखा गया है उसमें अनावश्यक विस्तार हो सकता है, उसे कम करते हुए संक्षिप्त रूप में करना, अर्थात उसके रूप को परिवर्तित करना। तीसरा है मौलिक रचना। हमें जो मूल पाठ है उसे समझते हुए अपने शब्दों में लिखना होता है। हमें वही सेम पंक्ति को नहीं उतारना है, बल्कि उसके स्थान पर जो हमने समझा है उसे वह लिखना है। स्पष्टता। स्पष्टता कभी भी लिखने में या पढ़ने में तब आती है या समझने में तब आती है जब हमें भाव जो है वो क्रमबद्ध रूप से समझ में आए। भाव में जो क्रमबद्धता है वह अगर नहीं टूटती है तो हमें कोई भी पैराग्राफ आसानी से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शीर्षक। संक्षिप्तीकरण में एक शीर्षक होना चाहिए जिसमें पाठ का सबसे जो छोटा रूप और सबसे मूल भाव, मुख्य रूप से जो मूल भाव है वह शीर्षक के रूप में आना चाहिए, और शीर्षक आकर्षक भी होना चाहिए ताकि पढ़ने की इच्छा शीर्षक को देखकर ही लग जाए। प्रक्रिया में आते हैं। वाचन किया जाता है 2 या 3 बार किसी भी अनुच्छेद का या दिए गए अवतरण का, जिससे हम उसके केंद्रीय भाव तक पहुंच सकें। केंद्रीय भाव में पहुंचने पर ही हमें यह समझ में आएगा कि उसका मूल सारांश क्या है, जिसे हम संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं। दूसरा आता है रेखांकन। हम पढ़ते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करते रहना चाहिए, जिससे हम अगली बार उन रेखांकित पंक्तियों पर ही ध्यान दें ताकि हम मूल विषय को आसानी से समझ पाएँ। इसके पश्चात हमें एक रूपरेखा बनानी चाहिए। रूपरेखा कहने का आशय है हमें कुछ हेडलाइन नोट करना चाहिए जो हमारे संक्षिप्तीकरण में अवश्य हों, ताकि हमारे महत्वपूर्ण बिंदु न छूट पाएँ। जो रेखांकित की गई चीज़ें ही हैं वह हम रूपरेखा के रूप में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है शीर्षक। प्रक्रिया में हमें फिर शीर्षक का चयन करना चाहिए, जो कि हमने ऊपर बताया कि आकर्षक भी होना चाहिए। फिर आते हैं भाषा की संरचना। भाषा की संरचना में हम देखते हैं कि सरल शब्दों के स्थान कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का चयन करना चाहिए, जिससे आसानी से उस अनुच्छेद को समझा जा सकता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या हम पहले भी यूज़ करते आए हैं कि किस तरीके से अगर एक से अधिक शब्द के स्थान पर अगर हम एक शब्द ही यूज़ कर सकते हैं तो वह प्रयोग करना चाहिए। अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करना चाहिए, यह सर्वनाम की विशेषता है।
सर्वनाम में जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये, यह, वह, ये, वे, इस तरह के जो शब्द होते हैं वह अन्य पुरुष शैली में आते हैं। मैं जो है उत्तम पुरुष शैली में आता है और तुम मध्यम पुरुष शैली में। तो हमें लिखते समय अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उदाहरण को हटाने से अनावश्यक विस्तार से बचा जा सकता है। गौड़ विचार नहीं रखना है, गौड़ विचार रखना है जहाँ से लिखा हुआ है, तो गौड़ विचार के बारे में नहीं रखना है, लिखना है। टिप्पणी नहीं करनी है। टिप्पणी अर्थात किसी भी पैराग्राफ को समझने के बाद आपके क्या विचार हैं वो हम टिप्पणी के अंतर्गत लिखते हैं, तो हमें टिप्पणी नहीं लिखनी है। एक तिहाई करना है, जैसे हमने ऊपर बताया शब्दों को। पुनरावृत्ति नहीं करनी है। अगर कोई भी एक चीज़ लिखी गई है वह रिपीट नहीं होनी चाहिए, जिससे विस्तार नहीं होगा और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया सफल रहेगी। वार्तालाप को विवरण शैली में लिखना चाहिए। अगर कोई बातचीत शैली है कि राम ने कहा फिर श्याम ने उसका जवाब दिया, तो हमें उस बातचीत का जो निष्कर्ष है वह लिखना चाहिए। फिर 10वां, नकारात्मक और सकारात्मक वाक्य में सकारात्मक को चुनना है। जब भी किसी बात को खोलकर लिखा जाता है या विस्तार दिया जाता है तो हम दो रूपों में उसकी बात कहते हैं। एक नकारात्मक वाक्य, यह नहीं करना चाहिए, और दूसरा सकारात्मक वाक्य, ऐसा करना चाहिए। तो हमें सकारात्मक वाक्य का चयन करना है। इसे हम प्रैक्टिस के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगली क्लास में हम इसे प्रैक्टिस के माध्यम से समझेंगे। ओके, धन्यवाद।